प्रॉपर्टी से डील करता है सोगा और इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है टोबा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की डेफिनेशन है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर सेलर ट्रांसफर और अग्रीज टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन गुड्स यानी ओनरशिप इन गुड्स टू द बायर फॉर प्राइस। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, दो पार्टीज होनी चाहिए, प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी चाहिए यानी ओनरशिप गुड ट्रांसफर होनी चाहिए सेल टू द बायर, गुड्स होनी चाहिए, मंथली कंसिडरेशन होनी चाहिए और ऑल एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंट होनी चाहिए। डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, सेल में ओनरशिप इमीडिएट ट्रांसफर होती है, एग्रीमेंट टू सेल में फ्यूचर में ट्रांसफर होती है। सेल एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट है। सेल एब्सोल्यूट है, एग्रीमेंट टू सेल कंडीशनल है। सेल होने के बाद रिस्क बायर के होते हैं, एग्रीमेंट टू सेल में रिस्क सेलर के होते हैं। सेल होने के बाद भी अगर पोजीशन गुड्स की सेलर के पास है तो वो बायर पे प्राइस के लिए केस कर सकता है। अग्रीमेंट टू सेल अगर कैंसिल हो जाता है तो बायर पे सिर्फ डैमेजेस के लिए केस हो सकता है। सेल होने के बाद अगर बायर को गुड्स की पोजीशन नहीं मिलती तो वो सेलर पे डैमेजेस के लिए केस कर सकता है या फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए केस कर सकता है। अग्रीमेंट टू सेल अगर बायर को सेलर ने गुड्स नहीं सेल किए तो वो सिर्फ डैमेजेस के लिए केस कर सकता है। डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बेलमेंट, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बेलमेंट, सेल में पूरी ओनरशिप गुड्स की बायर को मिल जाती है, बेलमेंट में सिर्फ पोजीशन मिलती है टेम्पररी। सेल में बायर गुड्स के लिए पेमेंट करता है, बेलमेंट में बेली कोई पेमेंट नहीं करता। सेल का पर्पस होता है ट्रांसफर करना ओनरशिप, बेलमेंट का पर्पस होता है टेम्पररी यूज करना। सेल होने के बाद रिस्क बायर के होते हैं और बेलमेंट में जब तक बेली यूज करते हैं तब तक के रिस्क उसके होते हैं। डिफरेंस बिटवीन सेल एंड हायर परचेस एग्रीमेंट, सेल के लिए बनता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, हायर परचेस एग्रीमेंट के लिए बनता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हायरिंग एग्रीमेंट टू सेल। सेल में पोजीशन तुरंत मिले ये जरूरी नहीं है, हायर परचेस में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद इमीडिएटली मिल जाती है। सेल में ओनरशिप तुरंत मिलती है, हायर परचेस में एट द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट मिलती है। सेल में बायर के पास टर्मिनेशन का राइट नहीं होता, हायर परचेस में वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने से पहले कभी भी टर्मिनेट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट। सेल होने के बाद सेलर गुड्स को रिपर्चेस नहीं कर सकता अगर उसको अमाउंट नहीं मिला। हायर परचेस में हायर से वेंडर गुड्स को रिपर्चेस कर सकता है अगर उसको इंस्टॉलमेंट नहीं मिली। सेल राइटिंग में हो ये जरूरी नहीं है, हायर परचेस राइटिंग नहीं होगा। डिफरेंस बिटवीन सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर, सेल में गुड्स सेल किए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर में सर्विसेज रेंट की जाती है, स्किल्स की बेसिस पे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। Definition of good. Goods means every kind of movable property. It includes stock, shares, growing crop, grass, and things attached to or forming part of land which are agreed to be severed before sale or agreement to sale. पर इसमें external claims and money नहीं आता. Types of good. Existing goods. कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम जो गुड्स प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं एक्जिस्टिंग गुड्स। फ्यूचर गुड्स जो कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम प्रेजेंट नहीं होते हैं। कॉन्टिजेंट गुड्स जो किसी कंडीशन के होने ना होने पर डिपेंड करते हैं। स्पेसिफिक गुड्स जब हमें परचेस करते टाइम पता होता है कि हमें क्या चाहिए। असर्टेन गुड्स जब हम लॉट में से किसी गुड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो होते हैं असर्टेन गुड्स। अनसर्टेन गुड्स वो होते हैं जब लॉट में माल होता है तो उनको बोलते हैं अनसर्टेन गुड्स। डिस्ट्रक्शंस ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, अगर गुड्स पेरिश हो जाते हैं बिफोर मेकिंग द एग्रीमेंट और आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट और आफ्टर मेकिंग द एग्रीमेंट तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट वॉइड होते हैं। मोस्ट ऑफ फिक्सिंग प्राइस ये तो कॉन्ट्रैक्ट से कर सकते हैं, किसी एग्रीड मैनर में कर सकते हैं, या तो थर्ड पार्टी प्राइस डिसाइड करेगी या किसी कोर्स ऑफ डीलिंग से पार्टी प्राइस डिसाइड कर सकती है। अगर प्राइस डिटरमाइन नहीं हुई तो फिर एक रीजनेबल प्राइस लेंगे, रीजनेबल प्राइस यानी कि मार्केट प्राइस। अगर थर्ड पार्टी को फिक्स करना है तो थर्ड पार्टी फिक्स नहीं कर पाई किसी भी रीजन से तो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी, कंडीशन वो है व्हिच इज एसेंशियल फॉर द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वारंटी वो है जो कि कोलैटरल है टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कंडीशन पूरी नहीं हुई तो मान लेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हुआ, वारंटी पूरी नहीं हुई तो ये नहीं करेंगे कि फेलियर टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं, वारंटी में सिर्फ डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हैं। ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट कर सकते हैं लेकिन ब्रीच ऑफ वारंटी को ब्रीच ऑफ कंडीशन ट्रीट नहीं कर सकते। कब ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट करेंगे जब बायर वेव करेगा कंडीशन को या बायर ही ट्रीट कर रहा है ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी या फिर बायर ने कुछ एक्सेप्ट कर लिया है। कंडीशंस दो टाइप के होते हैं, एक्सप्रेस कंडीशंस, दूसरी इंप्लाइड कंडीशन। इंप्लाइड कंडीशन वो होती है जो लॉ बताता है। इंप्लाइड कंडीशन में सबसे पहली कंडीशन एक्सप्लाइड है यानी गुड्स की ओनरशिप से वही दे सकता है जिसके पास उसकी ओनरशिप है, यानी सेल वही कर सकता है जिसके पास गुड्स की ओनरशिप है। कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, सेलर ने गुड्स में जो भी क्वालिटी बताई वो उसमें होनी चाहिए। कंडीशन एज टू सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन, सैंपल और बल्क दोनों सेम होना चाहिए। बायर के पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए उसको कंपेयर करने की, अगर कोई भी डिफेक्ट निकलता है तो बायर उसको एक्सेप्ट करने से मना कर सकता है। डिस्क्रिप्शन जो भी सेलर ने गुड्स में डिस्क्राइब किया था वो क्वालिटी में प्रेजेंट होनी चाहिए। कंडीशन एज टू सैंपल, बल्क और सैंपल सेम होना चाहिए, बायर के पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, अगर कोई भी डिफेक्ट निकलता है तो बायर उसको लेने से मना कर सकता है। कंडीशन एज टू क्वालिटी यानी गुड्स फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होना चाहिए। कंडीशन एज टू होलसेलनेस यानी खान-पान की चीजें शुद्ध होनी चाहिए। कंडीशन एज क्वालिटी ऑफ फिटनेस वैसे कोई कंडीशन नहीं है, पर अगर बायर सेल स्किल पे रिलायबल था और उसने सेलर को अपना पर्पस बता दिया था तो इसको एज अ कंडीशन ट्रीट करेंगे। और अगर कंडीशंस ब्रीच होती है तो कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम द डैमेजेस। नॉट एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंडीशन ऑफ फिटनेस और क्वालिटी, अगर बायर ने पेटेंट या ट्रेडमार्क के नाम पे गुड्स को खरीदा है या उसके किसी एब्नॉर्मल पर्पस के लिए गुड्स को खरीदा है या फिर बायर के एक से ज्यादा पर्पस थे गुड्स को यूज करने के और उसने सेलर को डिस्क्लोज नहीं किया था तो फिर फिटनेस और क्वालिटी को कंडीशन ट्रीट नहीं करेंगे। इम्प्लाइड वारंटी, वारंटी टू एज टू क्वाइट पोजेशन यानी जिसके पास गुड्स की ओनरशिप है पोजेशन भी उसी के पास होनी चाहिए। वारंटी ऑफ फ्रीडम फ्रॉम एनकम्बेंस, सेलर ने गुड्स जो बायर को सेल किए वो फ्री फ्रॉम एनकम्बेंस होनी चाहिए। वारंटी टू डिस्क्लोज डेंजर नेचर ऑफ गुड्स, जो भी डेंजर नेचर ऑफ गुड्स पर डिस्क्लोज होना चाहिए कि वो डेंजर है। वारंटी टू एज टू क्वालिटी ऑफ फिटनेस बाय यूजेस ऑफ ट्रेड, अगर सेलर कोई प्रैक्टिस यूज कर रहा है बायर को गुड्स सेल करने के लिए और अगर उसमें कोई भी चीज करता है तो उसको बायर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ कैपिटल यानी लेट द बायर बी अवेयर, ये बायर की रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि वो खुद को सेटिस्फाई करे कि वो जो कुछ खरीद रहा है वो उसके इंटेंडेड पर्पस के लिए सुटेबल है। ये सेलर की ड्यूटी नहीं बनती कि वो बायर को वो गुड्स दे जो उसके पर्पस के लिए सुटेबल है। तो और अगर उसने कोई गलत सिलेक्शन किया तो फिर वो सेलर को ब्लेम नहीं कर सकता। इसका केस है वॉर्ड वर्सेस हॉक, जहाँ पे वो गलत पिक्स खरीद लेता है जिनको टाइफाइड होता है और इससे उसके खुद के पिक्स भी बीमार हो जाते हैं। तो कोर्ट जजमेंट देती है कि बायर को देख लेना था कि जो पिक्स थे वो उसकी हेल्थ अच्छी थी या नहीं। पर एक्सेप्शन टू कैपिटल है कि अगर सेलर ने फॉल्स रिप्रेजेंट किया या उसने डिफेक्ट को कंसील किया या बायर उसकी स्किल पे रिलायबल था या सेलर ने जो भी डिस्क्राइब किया था वो गुड्स में नहीं है या गलत डिस्क्राइब किया था तो फिर सेलर रिलायबल होगा। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, जनरल रूल तो ये कहता है कि दिस फॉलोज द ओनरशिप, तो इसलिए ये डिटरमाइन करना बहुत जरूरी है कि कब ओनरशिप ट्रांसफर होती है, क्योंकि जिसकी ओनरशिप होती है रिस्क भी उसी का होता है। थर्ड पार्टी पे अगर किसी को केस करना होगा तो ओनर करेगा, अगर प्राइस के लिए केस करे तो सेलर करेगा, इंसॉल्वेंसी में अगर राइट टू स्टॉप एक्सरसाइज करे तो सेलर करेगा, जिसके पास ओनरशिप रहेगी वो करेगा। तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ स्पेसिफिक गुड्स और असर्टेन गुड्स, अगर स्पेसिफिक गुड्स या असर्टेन गुड्स तो ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी जब पार्टी की इंटेंशन होगी और पार्टी की इंटेंशन पता चलती है कॉन्ट्रैक्ट की टर्म से, कंडक्ट ऑफ पार्टी से और सर्कमस्टेंसेस से। अगर स्पेसिफिक गुड्स है इन डिलीवरेबल स्टेट है तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट बना ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। स्पेसिफिक गुड्स है लेकिन वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं थे तो जब वो डिलीवरेबल स्टेट में आएंगे और बायर को नोटिस मिल जाएगी तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। स्पेसिफिक गुड्स है डिलीवरेबल स्टेट में भी है लेकिन उसमें कुछ ना कुछ एक्ट करना बाकी, जैसे प्राइस डिटरमाइन करना बाकी या वेट या मेजरमेंट बाकी है, तो जब ये सब हो जाएगा और बायर को उसकी नोटिस मिल जाएगी तब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ अनअसर्टेन गुड्स और फ्यूचर गुड्स, तो जब अनअसर्टेन गुड्स और फ्यूचर गुड्स अप्रोप्रिएट हो जाएंगे और वो डिलीवरेबल स्टेट में हो जाएंगे और जो अप्रोप्रिएशन होगा वो अनकंडीशनल होगा तब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी।
फिर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस और सेल रिटर्न बेसिस। तो ओनरशिप ट्रांसफर होगी जब बायर अप्रूवल दे देगा कि हाँ अब गुड्स में रख रहा हूँ, या बायर ने गुड्स को बेच दिया या गिरवी रख दिया है, या बायर ने लंबे टाइम तक गुड्स को रिटेन किया है, या फिर अब इम्पॉसिबल टू रिटर्न हो गया गुड्स को, तब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल, जब गुड्स ट्रांजिट में होते हैं तो सेलर राइट ऑफ डिस्पोजल रख सकता है, मतलब वो कैरियर वाले को बोल सकता है कि गुड्स बायर को तब तक मत देना जब तक मैं ना बोलूं। सेल बाय नॉन ओनर और ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर। वैसे तो जनरल रूल बोलता है कि सिर्फ एक ओनर ही गुड्स को सेल कर सकता है, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे मार्केटेबल एजेंट सेल कर सकता है, मर्केंटाइल एजेंट सेल कर सकता है, को-ओनर सेल कर सकता है, सेल हो सकता है अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अगर सेल बाय सेलर इन पोजीशन ऑफ गुड्स आफ्टर सेल, सेल बाय बायर इन पोजीशन, सेल बाय अनपेड सेलर एस्टॉपल, सेल बाय पोनी ऑन डिफॉल्ट ऑफ लोन बाय पोनर, और ऑफिशियल साइन अगर कुछ सेल करता है या फाइनल गुड्स अगर सेल कर देता है तो इसमें भी ओनरशिप अगर किसी को मिलती है तो वो वैलिड ओनरशिप रहेगी। व्हेन द सेलर बिकम्स अनपेड, जब उसको उसका पूरा प्राइस नहीं मिला। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, उसकी दो राइट्स होते हैं, एक तो होता है राइट अगेंस्ट गुड्स जहाँ पे वो गुड्स को लीन कर सकता है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज कर सकता है, गुड्स को रीसेल कर सकता है। दूसरा राइट अगेंस्ट की बात, वो प्राइस के लिए केस कर सकता है, डैमेजेस के लिए केस कर सकता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए केस कर सकता है, और इंटरेस्ट के लिए भी केस कर सकता है। राइट ऑफ लीन का मतलब होता है राइट टू रिपोजेस गुड्स जब तक कि उसको पूरा पेमेंट नहीं मिलता। कब सेलर राइट ऑफ लीन को एक्सरसाइज कर सकते हैं, जब गुड्स क्रेडिट पे सेल नहीं हुए थे या क्रेडिट पे सोल्ड हुए थे लेकिन क्रेडिट पीरियड एक्सपायर्ड हो चुका है या बायर इंसॉल्वेंट हो गया है, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं। राइट ऑफ लीन तभी एक्सरसाइज हो सकता है जब सेलर के पास गुड्स की पोजीशन है या फिर उसने पार्ट ऑफ डिलीवरी कर दी है, तो जो बचा हुआ पार्ट है वो बस उसी के ऊपर राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकता है। ये राइट सेलर के पास तब भी रहेगा जब कोर्ट ने उसके फेवर में डिक्री दे दी है, वो तभी राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकता है। कब टर्मिनेट हो जाएगा राइट ऑफ लीन, जब डीअप्रोप्रिएशन हो गया गुड्स का, या फिर बायर या उसके एजेंट को गुड्स की पोजीशन मिल गई है, या सेलर ने खुद ने गिव कर दी है। स्टॉपेज इन ट्रांजिट, यानी राइट टू रीगेन द पोजीशन ऑफ द गुड्स बाय स्टॉपिंग द गुड्स व्हाइल दे आर इन ट्रांजिट। तो सेलर कब कर सकता है, जब सेलर अनपेड है, उसके पास गुड्स की पोजीशन नहीं है, गुड्स की पोजीशन अभी तक बायर उसके एजेंट के पास भी नहीं है, और गुड्स ट्रांजिट में और बायर इंसॉल्वेंट हो गया, तब सेलर ये राइट एक्सरसाइज करेगा। सिचुएशन जब ये राइट टर्मिनेट हो जाएगा, जब बायर को गुड्स की डिलीवरी मिल गई है, या फिर कैरियर वाले ने गुड्स को बायर के लिए होल्ड करके रखा है, या बायर की अपनी शिप थी, या फिर कैरियर वाले ने गुड्स देने से मना कर दिया है, या फिर बायर ने रीसेल कर दिया गुड्स को सेलर के कंसेंट से, और जब बायर ने खुद ने गुड्स को रिजेक्ट कर दिया है। डिफरेंस बिटवीन राइट ऑफ लीन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। राइट ऑफ लीन में पोजीशन सेलर के पास होती है और स्टॉपेज इन ट्रांजिट में बेली के पास या कैरियर वाले के पास। राइट ऑफ लीन में सेलर गुड्स को रिटेन कर सकता है और स्टॉपेज इन ट्रांजिट में वो गुड्स को गेन करेगा। राइट ऑफ लीन सेलर तब एक्सरसाइज करेगा जब बायर पेमेंट नहीं करता, और स्टॉपेज इन ट्रांजिट सेलर एक्सरसाइज करेगा जब बायर इंसॉल्वेंट हो जाएगा। राइट ऑफ लीन खत्म हो जाता है जब गुड्स ट्रांजिट में चले जाते हैं, और स्टॉपेज इन ट्रांजिट स्टार्ट हो जाता है जब गुड्स ट्रांजिट में आते हैं। राइट टू रीसेल, सेलर के पास राइट टू रीसेल होता है अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर के, उसको रीजनेबल टाइम में उसका पेमेंट नहीं मिला, या उसने ये राइट रिजर्व करा के रखा था। पर अभी क्वेश्चन ये आता है कि हु विल बेयर द प्रॉफिट और लॉस इन केस ऑफ रीसेल ऑफ गुड्स। अगर रीसेल के केस में सेलर नोटिस देता है तो प्रॉफिट हुआ तो सेलर का और लॉस हुआ तो बायर का, अगर सेलर नोटिस नहीं देता तो प्रॉफिट हुआ तो बायर का और लॉस हुआ तो सेलर का। ऑक्शन सेल, ऑक्शन सेल एक पब्लिक सेल है जहाँ पे बिडर एक दूसरे से कंपीट करते हैं और हाई प्राइस ऑफर करते हैं। हर एक लॉट एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जैसे ऑक्शनर हैमर को फॉल करता है तो सेल कंप्लीट हो जाती है। बिडर चाहे तो अपनी बिड वापस ले सकता है सेल अनाउंस करने से पहले। राइट टू बीड, सेलर भी अपना राइट टू बीड रिजर्व करवा सकता है, और अगर उसने राइट टू बीड रिजर्व नहीं करवाया तो ना तो वो खुद ना उसका एजेंट बिड कर सकते हैं। की रूल्स, अगर इसके रूल्स ब्रेक किए तो सेल फ्रॉडुलेंट हो जाएगी। सेल में एक रिजर्व प्राइस हो सकती है और उसके नीचे बिड अलाउड नहीं है। अगर किसी ने फेक बिड की प्राइस को रेज करने के लिए तो सेल वॉइडेबल मानी जाएगी।